चलिए स्टार्ट करें, है ना। चलिए अभी तो बस आपको वैल्यू वाले क्वेश्चन करा रहे हैं कुछ, क्योंकि आपको मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स में। ये रख दे रहे मोबाइल, है ना। आपके सामने पहले सारा डेटा लिख दे रहा हूं मैं, सब कुछ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए पहले आपके सामने सारा डेटा लिख दे रहे हैं। आपको बस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, बस कुछ नहीं करना, देख के। और आपको तो खैर पता है सारा, क्लियर है ना बात इतनी। तो खैर पहले जेड के लिए बताओ, एक बार खुद से बताइए फटाफट, ताकि मैं भी बोर ना हूं। जेड के लिए जेड पैरामीटर क्या है? जेड के लिए क्या क्या लिखते हैं हम? V1 Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये हो गया हमारे पास किसके लिए? Z के लिए। अब लिख रहे हैं हम किसके लिए? Y के लिए। तो Y के लिए फंक्शन I1 I2 हो जाता है ना, तो I1 I2, ठीक। तो बताओ ये क्या है? Y11 V1 प्लस Y12 V2, Y21 V1 प्लस Y22 V2, डन। उसके बाद H के लिए बताइए फंक्शन क्या हो जाता है? V1 और I2, पहले से KVL, दूसरे से देखो कुछ चीजें अभी आपको बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद आपका काम आसान हो जाए। Z का मतलब KVL इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? KVL। तो देख वोल्टेज लिखा है ना, एडमिटेंस यानी Y का मतलब KCL इक्वेशन, तो देख KCL क्लियर है, दोनों तरफ करंट लिखा है ना, प्राइमरी पे भी करंट, सेकेंडरी पे भी करंट। हाइब्रिड का मतलब था मिक्स, मतलब एक उठा लो KVL से, दूसरी उठा लो KCL से। देख पहली उठा ली KVL से, दूसरी उठा ली KCL से। समझ में आ गई ना बात इतनी। तो देख V1 और I2, तो कौन कौन से बच गए? I1 और V2। ये क्या हो जाएगा? H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। डन होगी बात इतनी। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया? G। अब अगर H में पहला KVL है, दूसरा KCL है, तो G में जस्ट उसका उल्टा, पहला क्या हो जाएगा? KCL, दूसरा क्या हो जाएगा? KVL। तो यहां क्या लिखेंगे हम? I1 और V2। तो यहां क्या हो जाएगा? G11 V1 प्लस G12 I2, यहां पर G21 V1 प्लस G22 I2। ये बन गया हमारे पास। ये डेटा को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया, गिवन, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताइए कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा तो कितना होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा। क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन, प्लस माइनस V1 इधर से है I1, यह है प्लस माइनस V2 इधर से है I2। चलिए पहले रफ में इस क्वेश्चन को आराम से, कौन सा पैरामीटर इसका बन सकता है, सबकी इक्वेशन लिख दी मैंने यहां पे। बस आपको प्राइमरी में लगाइए इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, और सेकेंडरी में भी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, और दोनों तरफ इक्वेशन बना के केवीएल दोनों तरफ इक्वेशन बना के मैच करो, किसके साथ मैच हो रहा है, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, एक बार ट्राई करिए। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके लिए दिया है मैंने हिंट, क्वेश्चन उतना ही है। बताइए कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा तो कितनी वैल्यू होगी, नहीं करेगा तो क्या होगा। लिख के करना बच्चा, लिख के दिमाग लगाना, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करना है, देखता रहेगा तो देख दिक्कत है। एक बार लिख के देख, एटलीस्ट प्राइमरी में कुछ ना समझ में आ रहा तो केवीएल ही लगा ले। हाँ बिल्कुल ट्राई करना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ट्राई तो करके देखो। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो। वो पुरानी मेहनत इसलिए तो करी है कि जेड का मतलब सीरीज, वाई का मतलब पैरेलल, एच का मतलब पहला सीरीज दूसरा पैरेलल, आया ना, तो वो तो लगना ही है। लेकिन आप उसको किस वे में लगा पा रहे हो, कैसे लगा पा रहे हो, वो जरूरी है। बस तरीका बता रहा हूं मैं बस आपको, एक बार इनपुट में केवीएल लगा लो, आउटपुट में केवीएल लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व अपने आप समझ, और फिर मैच करो इनसे। सर ये 1 है बच्चा, है ना, ये 1 दे रखा, रेजिस्टेंस 1 है, पूछ भी नहीं रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या केवीएल लगा।
बताना पड़ेगा या कुछ ट्राई कर रहे हैं? या एक क्वेश्चन बता दूं फिर दूसरा करोगे खुद से, तो बताओ एक क्वेश्चन बता दें ताकि आपको आइडिया लग जाए करना क्या है इसमें एटलीस्ट। देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है ना, और आप लोगों को पता है आरएलसी के लिए शुरुआत में आपको बताया जब केवीएल केसीएल बताता है, जहां से एंटर करता है कौन सा साइन आता है? प्लस। तो यहां कौन सा साइन आएगा? यहां कौन सा साइन आएगा? माइनस। चलो केवीएल लगाते, माइनस से प्लस, प्लस तो प्लस V1 प्लस से माइनस, माइनस 1 इंटू I1 इक्वल टू कितना हो गया? तो V1 इक्वल टू कितना आ गया भाई? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं है ना इसमें। तो अब आ जाए इधर देख लगा केवीएल। केवीएल यहां शॉर्ट है, इसका मतलब वैल्यू कितनी है? तो यानी V2 की वैल्यू कितनी मिल गई? मिल गई यहां तक, ये मिल गया इक्वेशन नंबर। अब बता क्या आ रहा है इधर? V1 और मैच कर कहां आ रहा है? यहां आ रहा है ना V1 और V2, और इधर कितना लिखा हुआ है? I1 दिखा रहा है ना I1। अब बस कंपेयर कर लो, क्लियर है? यहां से देख तो बता, यहां से Z11 कितना दिख जाएगा? 1। I2 का कोई कोएफिशिएंट है इसमें? I2 का कोई कोएफिशिएंट है? तो यानी Z12 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब आते हैं V2 में। V2 क्या I1 का कोई कोएफिशिएंट है? नहीं। तो इसका मतलब Z21 भी कितना हो गया और Z22 भी कितना हो गया? 0। तो यहां से हमारे पास जो Z मिला वो कितना मिला? 1 0 0 और 0। आया ना? ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट चले, पहले ये दोनों क्वेश्चन बता दे समझ में आ गई कि नहीं। हमने इधर केवीएल लगाई, आ गया केवीएल है ना, ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। नहीं तो इधर देख केवीएल लगाया, शॉर्ट सर्किट है, V2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। इधर आ रहा V1 V2, पहले वहां देख ले V1 V2 आ गया, मुझे बस कोएफिशिएंट मैच करने हैं। V1 इक्वल टू लिखा हुआ I1 है ना, अब यहां मैच कर V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो I1 के साथ जो लिखा रहता है Z11 है ना, यहां I1 के साथ कितना लिखा है? 1, तो Z11 1 हो गया। क्या I2 का कोई कोएफिशिएंट है? मतलब Z12 की वैल्यू कितनी रही होगी? 0, तो देख 0 हो गया। अब आते हैं इस वाली इक्वेशन में, V2 इक्वल टू I1 के कोएफिशिएंट को Z21 बोलेंगे और I2 के कोएफिशिएंट को, लेकिन यहां V2 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 0। इसका मतलब Z21 भी कितना है? Z22 भी कितना है? 0। अब समझ में आई बात? ये बन गया मैट्रिक्स। क्लियर है बात इतने? अब हमारे पास जब Z आ जाता है तो Y निकालने के लिए क्या करते हैं भाई बोलो? Z इनवर्स। और 2/2 का इनवर्स पता है ना, तो देखो आपके सामने Y निकाल रहे हैं। Y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट AD माइनस BC, कितना आ जाएगा ये? AD माइनस BC करो, कितना आ जाएगा ये? 0। और ये रहा आपका, इन दोनों के वैल्यू बदल दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। कितनी? हाँ वही लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड, मतलब इसका Y पैरामीटर में नहीं बना सकता। Z है हमारे पास, उससे हमने Y बनाने गए, डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0। अब 0 से डिवाइड करते हैं ना यार, ये बात पता है ना, मैं भी इसमें नहीं जाना चाह रहा, कल बताया था इसमें, ये इनवर्स निकाल लेंगे ना, तो 0 से डिवाइड हो रहा, समथिंग बाई 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। देखो सारे एलिमेंट इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? अब कुछ और कोशिश करो इन दो इक्वेशन से, और कहीं मैच हो रहा है क्या? देखो इसमें चलते हैं, I1 और I2, ये तो मैच ही, हम Y आ गया देखो इन्फिनिट। क्लियर है बात? अब आ जा देख V1 और, देखो V1 तो है लेकिन I2 ये नहीं बन रहा। G वाले में देखते हैं, I1 और, क्या I1 है? अरे हाँ है। क्या V2 है? मतलब इससे मैं एक और पैरामीटर बना सकता हूं, कौन सा पैरामीटर? G पैरामीटर। अब देखते हैं, यहां देख इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख रहा है, कितना आना चाहिए इधर? I1। तो बता इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं, I1 इक्वल टू V1 पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, और V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब बच्चा खुद से बता, तो वहां से कंपेयर करके यहां देख, I1 इक्वल टू जो V1 का कोएफिशिएंट होगा कितना होगा वो? G11। तो G11 की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 1। यहां से मिल गई G11 की वैल्यू मिल गई मुझे 1। अब देख इधर I2 का जो कोएफिशिएंट होगा वो G12, लेकिन वहां है क्या? मतलब G12 की वैल्यू कितनी है? 0। और V2 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 0। V2 इक्वल टू 0 मतलब ये वैल्यू भी 0, और तो यानी यहां से मिल गई मुझे G21 की वैल्यू भी 0 और G22 की वैल्यू भी। तो यहां से G पैरामीटर बताओ क्या आ गया? 1 0 0 और 0। अब खुद ही देख के बता दो इसका इनवर्स बनेगा क्या? और G का इनवर्स कौन होता है? तो इसका H भी एग्जिस्ट नहीं करता। बस हो गया, देख चारों निकाल दिया हमने, नॉट एक्स इन्फिनिट आ जाएगा। अब नोट करिए अच्छे से, और अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे आप, ठीक है? पहले अच्छे से नोट कर लो एकदम बढ़िया से। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं,
इस तरीके से देखे बस पूछ लेगा कौन सा पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, या इसमें G11 की वैल्यू कितनी होगी, H11 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे। एक तरीका और है जो आपको बता दूं ना, इक्वेशन से सर्किट में पुट करके। देख यहाँ पे y के लिए अगर मुझे y11 निकालना होता तो मैं क्या लिखता, I1 डिवाइड बाई, लेकिन कब, जब V2 कितना हो, क्लियर है बात है, डन। अब आ जाओ, अगर मुझे y12 निकालना होता तो क्या लिखता मैं, y12 I1 डिवाइड बाई V2, लेकिन जब V1 कितना हो, अब V2 ऑलरेडी कितना दे रखा क्वेश्चन में, तो समथिंग बाई जीरो कितना हो गया। अगर एक वैल्यू भी इनफाइनाइट हो गई तो मतलब कैसा है वो, नॉट डिफाइंड। दैट इज व्हाई y इज नॉट डिफाइंड। आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, अभी चीजों को सोचने में समझने में समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही क्वेश्चन को 3 प्रकार से किया करो एटलीस्ट। कौन सी वाली, जीरो नहीं रहे, इनफाइनाइट। हाँ ये वाला यहाँ पे ना, जैसे मैं कह रहा हूं आप यहाँ से y12 निकालो, क्या बनेगा आप बताओ, मुझे खुद ही बताओ y12 क्या होगा। y12 होगा I1 डिवाइड बाई V2 व्हेन V1 इक्वल टू, लेकिन V2 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी है ही कितनी, अब समथिंग बाई जीरो कितना हो गया, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। भाई हो गया क्वेश्चन, अगला करेंगे, अब खुद से करना, ये नोट कर लिया ना अच्छे से, पक्का कर रहा है क्या बच्चा, बोल दिया कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 में 1 से 1 मिनट और ले ले, ये तो नहीं मिटा सकते ना, क्योंकि यहां से देख के अब करेंगे ना खुद से, कौन सा कैसा बैठ रहा है तुरंत हो जाएगा अब आपका। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना, क्वेश्चन लिखिए अगला, फिर यहां देख, अब खुद से करना है, यहां देख क्वेश्चन हमें ऐसे दे रखा है, अब इसका आराम से सॉल्व करिए बिना किसी, दोनों तरफ इक्वेशन बनाइए, बताइए क्या क्या कंडीशन मिल रही है मुझे, और फिर वहां मैच करने की कोशिश करो उधर। कंडीशन बता दो आप दोनों से, क्या केवीएल केसीएल लगा के जो भी है, करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, हाँ करेक्ट है। देख पहले वाले से सॉल्व करोगे तो I1 कितना आएगा भाई, ये बात दिख रही है ना, क्योंकि यहां से तार खुला हुआ है तो इसका मतलब I1 कितना है, 0। अब इधर केवीएल लगा ले, करंट प्लस माइनस, तो यहां से V2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5 I2, आ गया यहां तक। अब यहां से मैच करने की कोशिश करो, किधर से मैच हो रहा है, यही 2 इक्वेशन आ रही होंगी आपके पास, I1 और V2, कहीं है क्या, I1 और G मिल गया ना मुझे यहां से, क्लियर है। अब यहां से देख, क्या I2 को भी तो लिख सकता हूं ना यहां से, तो एक कंडीशन क्या मिल जाएगी, I1 और भाई 0.5 को उधर भेज दो, तो I1 और I2 कहां है, मतलब G मिल सकता है और क्या मिल सकता है,
समझ में आ गई ना बात? निकालिए, अब तो निकालो यार प्लीज, आंसर बताओ फटाफट तेजी से। आपके सामने लिखा हुआ है, यहां से जी निकालेंगे तो देखो I1 ये जी ओवरऑल जीरो आ रहा है, मतलब G11 भी जीरो और G12 भी जीरो। तो यहां देख G11 भी जीरो, G12 भी जीरो। अब V2 इक्वल टू V1 का कोफिशिएंट है नहीं उसमें, तो G21 कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन I2 का कोफिशिएंट है, यानी G22 की वैल्यू दे रखी है 0.5। तो ये बन गया मैट्रिक्स, G मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 0 0 0 0.5। अब इसका इनवर्स लोगे तो डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा, तो H इसका एग्जिस्ट। अब सिमिलरली इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके ये बनाओ। I1 तो जीरो है ही, यहां से I2 लिखोगे तो आ जाएगा 2V2। बस अब इससे y बना लो, I1 I2 इसी इक्वेशन से। I1 तो जीरो है ही, यहां से I2 निकाल लो 0.5 उधर, यानी 2V2। इससे बताओ y कितना आ जाएगा? I1 के तो 0 0, V1 और V2 मतलब 0 और 2, और इसका z जो है नॉट एग्जिस्ट। बन गया ना? देख अब समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? खाली नोट कर रहे हो ना कॉपी में? समझ में आ गया ना? पक्का? देखते हैं आप ये क्वेश्चन। बच्चे केवीएल लगा ना, तो लगा, मैं तो वही कह रहा हूं ना, केवीएल लगा, देख वही तो आएगा। ये प्लस माइनस मान ले, तो ये और ये पैरेलल है ना, तो यहां V1 तो यहां भी कितना V1, तो इसका मतलब इधर कितना वोल्टेज है? V1। ये तो मिल गया मुझे, वोल्टेज V1 ही है बस, खाली खाली वो दिख भी रहा है V1 है। लेकिन ये जो करंट है यहां पर, यहां से ओपन है तो करंट कितना है? ओपन है ना, ओपन सर्किट में जैसे दो तार है, दो तार खोल दिए मैंने, तो करंट जाएगा क्या? नहीं। ओपन सर्किट में करंट कितना हो जाता है? जीरो। स्विच का काम यही तो है ना, ओपन सर्किट करना, क्लोज सर्किट करना। तो यहां से मेरे लिए ये जरूरी है कि I1 कितना मिल गया मुझे? 0। क्लियर है ना? हाँ, V1 ही रहेगा, उससे कोई कंडीशन मिल नहीं रही, तो बस यहां से I1 0 इंपॉर्टेंट है। और ओपन सर्किट में आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट में वोल्टेज तो होता है लेकिन करंट कितना? 0। और शॉर्ट सर्किट में करंट तो होता है लेकिन वोल्टेज कितनी होती है? 0। ये नोट कर लिया ना अच्छे से? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। बस एक बार ये इक्वेशन प्रेडिक्ट करनी है, इसी इक्वेशन में इधर उधर करके पैरामीटर निकाल लेना है बस। समझ में आ गई ना बात? अब अगला क्वेश्चन फटाक से नहीं बताओ तुरंत, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। समझ में आ गया ना? पक्का? अब ये वाला खुद से बता दो एक बार तुरंत जल्दी से, ऐसे डायरेक्ट बिना उसके बताओ, पेन चलाए बताओ डायरेक्ट। इसका मतलब यहां से V1 कितना मिल गया? शॉर्ट है ना, और सिमिलरली इधर भी शॉर्ट है, तो V2 कितना मिल गया? और कुछ मिल रहा है क्या? इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है ना, V1 और कहां है V1 V2? इसका मतलब Z क्या है इसका सारा का सारा? 0 0 0 और 0। एक बन गया। एक सेकंड कितनी देर लगी बता खुद से आंसर? समझ में आ गई ना बात इतनी? अब इसका आंसर बता फटाक से। नहीं बता कितना कितना लिख दूं? I1 0, I2 और कुछ मिल रहा है क्या यहां से? बता I1 I2 एक ही जगह पे है कि नहीं है? तो इसका मतलब Y कितना मिल गया यहां से? 0 0 0 0। देखा नहीं है आसान? बस नोट कर लो फटाक से। इसके बाद एक और देते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, कहां पे? नहीं नहीं, कहां बचे? ये बीच में ये ब्रेक है रे। हाँ, जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड थोड़ी होता, उसकी वैल्यू जीरो आ रही है ना। नॉट डिफाइंड का मतलब एक ही बताया था, क्या बताया था वो? इन्फिनिटी। जीरो तो वैल्यू हो सकती है ना, जीरो आ सकता है, लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी अगर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर V1 और V2 के बीच में रिलेशन है, तभी है उसका मतलब नॉट डिफाइंड। ये दोनों नोट कर लिए? हाँ, नोट कर लो आराम से, और जिन्होंने नोट कर लिया इसका आंसर बताइए, आराम से सॉल्व करो इसका। किससे के साथ मैच करेगा, किसके साथ मैच नहीं करेगा?
अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो यही पकड़नी ले, तो नोट पहले नोट कर लें तो पुराने वाले भाई बराबरी पे आके कंपटीशन करेंगे ना, ये क्या पुराने वाले नोट कर रहे हैं, तो पहले अपनी कॉपी में कर लो तब तक, पहले पुराने वाले नोट कर लीजिए, उसके बाद में I1 I2 को ध्यान से देखो, दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं, और अगर I1 I2 आपस में डिपेंड कर गया तो जेड पैरामीटर इसका पक्की बात है, देखते हुए जाना, रीजन याद रहेगा ना। ध्यान से देख, दोनों पैरेलल में भी हैं, मतलब V1 V2 भी क्या है आपस में और बराबर है, V1 इक्वल टू V2। अगर V1 V2 डिपेंड कर गया तो इसका Y पैरामीटर भी हम, अरे समझ में आ गई ना बात, इसका बनेगा बढ़िया T पैर। खैर आप इक्वेशन लिखो, उसके बाद पता लगेगा। यहां से क्या बनेगा, एक इक्वेशन V1 इक्वल टू V2 डन, और एक इक्वेशन बनेगा I1 इक्वल टू माइनस I2। देखो V1 और I1 T पैरामीटर, अब T पैरामीटर लिख देता हूं यहां पे, देखो T V1 और I1 का होता था ना, क्या लिखते थे इसको, A V2 माइनस VI2, और I1 को क्या लिखते, हाँ यहाँ क्या लिखते थे, C V2 माइनस DI2। बनाने की कोशिश करो और बताओ T पैरामीटर कितना आ रहा है, यहां से मैच करो। देखो इधर क्या आ रहा है, V1 और I1, देखो यहां क्या आ रहा है, V1 और I1। चलिए स्टार्ट करिए। बताओ भैया टी पैरामीटर कितना आ रहा है, कंपेयर, आपके सामने इक्वेशन लिखी है, V1 इक्वल टू V2 का कोफिशिएंट दे रखा है, I1 इक्वल टू I2 कोफिशिएंट दे रखा है, वहां से मैच कर लो बस। बताओ ABCD की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ तो यहां से हमारे पास टी पैरामीटर आ रहा है, पहले कंपेयर करके लिख देता हूं मैं, या चलो T इक्वल टू कितना बता रहा है, 1 0 0 आ रहा है। अच्छा यहां से कंपेयर करना है ना, आ रहा होगा ना, देख V1 इक्वल टू V2, यानी A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी हो गई 0, C V2 सेकंड लाइन में V2 का कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब C की वैल्यू कितनी है 0, I2 का है, D की वैल्यू कितनी है वहां से -1, वही लिखा हमने वहां पे। क्लियर है ना बात, है ना, तो ये गलत है, नहीं इसमें क्या गलतियां देख, कितनी बार 1 आएगा, ये देखना V1 I1 इक्वल टू क्या लिखा था ABCD, और यहां लिखा था V2 और -I2, अरे समझा रहे, तो ये उस समय भी बोला था कोफिशिएंट नेगेटिव, ये उस समय भी बोला था कि कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, वो I2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस -I2 को अलग से लिखा था, यहां +1 आएगा। और कुछ बन सकता है टी के अलावा, और भी सोचो, टी के अलावा भी तो कुछ बन सकता है। देखो जेड वाई तो नेग्लेक्ट हो गए, ये तो नहीं बन सकता, टी हमने बना लिया, इनवर्स टी बन सकता है, छोड़ो अभी जी और एच में से बताओ, जी को देखो पहले, जी को क्या क्या आना चाहिए, I1 और V2, देखो I1 तो आ रहा है और V2 भी तो आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना बच्चा, V2 इक्वल टू V1, तो देख I1 भी आ रहा है और क्या आ रहा है, देख I1 और V2, तो जी भी बन सकता है। क्लियर है ना बात, तो कर लेंगे नहीं उसको खुद से, बस यहां तक लिख लीजिए, पहले कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे लिखिए, पहले यहां तक कंप्लीट हो गया, अच्छे से लिख लीजिए, लिख लेना, छोड़ना मत कुछ भी। ये काम आएगा पावर सिस्टम में, जो लोग इलेक्ट्रिकल के हैं, वो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन देखा है ना, तो हम शॉर्ट वाले में बस इतना ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और याद करना जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो शॉर्ट का मतलब यही होता है, खाली सीरीज एलिमेंट आर और एल, और आर इज वेरी वेरी लेस देन एल, तो हम आर को भी क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट, तो यहाँ पर खाली याद करना पावर सिस्टम बुक में एक्सेल लिखा रहता होगा, और हम इसका निकालते थे। क्लियर है ना बात इतनी, तो ये ट्रांसमिशन पैरामीटर इसलिए बताया कि पावर सिस्टम में काम आएगा। क्लियर है ना बात,
हो गया यहां तक? चलिए अगला लिखिए लैटिस नेटवर्क, हेडिंग डाल दीजिए लैटिस नेटवर्क। चलो अब पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, तब तक देखेंगे आराम से और मुझे बताएंगे। क्लियर है ना बात? क्योंकि ये क्वेश्चन अगर अभी इसमें छोटी सी ट्रिक की भैया ये इस तरह से आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर वैल्यूज इक्वल नहीं हुई या जो ट्रिक है वो फुलफिल नहीं हुई तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार प्रोसेस जरूर चेक कर लो, है ना। यहाँ देखो दो तरीके से कर लेंगे, जो मैंने आपको कल 3 मेथड बताया था ना, तीनों मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देख, ये हमारे पास लैटिस का शेप है और ये रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, मान के चल 5, 5, 3 और 3 ये दे रखा है हमें। क्लियर है ना बात इतनी, ये वाली बात। तो ये अब इसमें बताओ, अभी जो आप लोगों को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट बताया था उससे सही लिखा है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ध्यान रहेगी ना, देखो फिर अगर पता रहता है तो ये बात तुरंत पता लग जाती है ना। क्लियर? अरे याद है ना राजा और प्रजा वाली, है ना। तो अब बता, यहां ले लेते हैं 1, 1, 5 और क्लियर है बात? ठीक, अब इसको सॉल्व तो करना अलग बात है ना। इसका एक ट्रिक बताएंगे, उससे फटाक से नहीं सॉल्व हो जाएगा ये। और ये तो आपको पता ही रखा है, Z11 और Z22 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो ना आप यहां से। दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, निकल गया Z पैरामीटर। Z पैरामीटर निकल गया तो इक्वेशन पता लग गई। एक बार इक्वेशन पता लग गई तो H पूछा हो, G पूछा हो, T पूछा हो, कुछ भी निकाल लेंगे हम वहां से। क्लियर है ना बात इतनी? वहां से तो काम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी वैल्यूज क्या हो डिफरेंट, तब तो ये वाला काम नहीं लगेगा ना। अब तक हमने सिमेट्रिक नेटवर्क के लिए बनाया था ना बच्चे। सिमेट्रिक नेटवर्क के लिए क्या देखा था कि अंदर की दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी और बाहर की दोनों वैल्यूज भी बराबर, हाँ या ना? क्लियर है ना बात? लेकिन अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, उसके लिए तो आसान है। लेकिन अगर ये वैल्यूज क्या हो, अनइक्वल दे रखी हो, तब तो ये वाला शॉर्टकट नहीं चलेगा ना वहां पे कि Z11 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी आपने। जैसा मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4 ये दे रखा है, तो ये नेटवर्क से सॉल्व करना है, नॉन सिंपल नेटवर्क से। क्लियर है ना बात इतनी? तो देख, इसका नाम है 1, इसका नाम है 1 डैश टर्मिनल का, इसका नाम है 2, इसका नाम है 2 डैश। क्लियर है? पहले इस नेटवर्क को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं ताकि हम केवीएल केसीएल लगा सकें। तो ध्यान से देखना है, देख ये है 1, ये है 1 डैश। ठीक, देख यहां ले रहे हैं 2 और यहां क्या ले रहे हैं 2 डैश। ठीक, याद करो स्टार्टिंग वाला जब आपको बताया था मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नामकरण बताया था मैंने आपको कि सारे पॉइंट के नाम लिखना। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये भी क्या है 1, डन। अगर ये 2 है तो ये भी क्या है, तो बता ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 1 किसके किसके बीच लगा है, 1 और, तो देख 1 और 2 के बीच में लगा दो पहले। कितना है इसकी वैल्यू? अरे समझे ये वाली बात? दोबारा बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। यहां देख, ये 1 है ना, तो ये भी वैल्यू कितनी है 1। इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा हुआ है ना आपने, ये 1 है तो ये भी कितना है 1। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। पॉइंट का पोटेंशियल तब तक सेम रहता है जब तक कोई एलिमेंट ना आ जाए। जैसे यहां देखो 1 चल रहा है ना, इस लाइन को हटा के बता रहा हूं, यहां देख ध्यान से 1 है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहां तक का पोटेंशियल कितना है 1। लेकिन जैसे कोई एलिमेंट आ जाएगा तो अब यहां का पोटेंशियल 1 नहीं होगा। समझ में आ गई ना बात इतनी? तो देखिए अभी फिर दोबारा 1 है तो ये भी 1, ये 2 है तो यहां तक भी कितना होगा 2। तो ये जो एलिमेंट है किस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, 1 और 2। देखो 1 और 2 बीच में लगा दिया। अब बाकी आप बताओ, यहां देखो अगर ये 2 है यहां तक तो यहां भी मतलब ये 2 हो गया, और ये कितना लिखा हुआ है, तो ये है 1 डैश। तो बताओ 3 किसके किसके बीच कनेक्टेड है, 1 डैश और 2। तो देख 1 डैश ये रहा, 2 ये रहा, इसकी वैल्यू यहां लिख दो। कितनी है इसकी वैल्यू 3, डन। अब अगला बताओ, इन दोनों का काम तो नहीं पड़ गया, 2 बताओ अब जल्दी से, खुद से बताओ किसके 1 और 2 डैश। क्लियर है? तो 1 और 2 डैश ये रहा, इसके बीच में कितना कनेक्टेड है 2 हो गया, डन। अब कौन सा रह गया आखिरी 4, 1 डैश और 2 डैश। तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में ये लगा दिया हमने, कितना है इसकी वैल्यू 4 ही है ना, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बात? और ये देखो हमारे पास ये रहा वही 2 डैश, और यहां लिख देते हैं इस बात को 2 और यहां लिख देते हैं 2 डैश। क्लियर है बात? अब अगर इसको 2 पोर्ट बनाना हो तो देखो कैसा होगा, प्लस माइनस V1, इधर से कितनी करंट गई I1, यहां बता प्लस माइनस
V2 और इधर से कितनी करंट गई I2। ये चीज यहां रिप्रेजेंट कर दो, देखो प्लस माइनस V1 और यहां से कितनी करंट जा रही है I1। यहां देख प्लस माइनस V2 और यहां से कितनी करंट जा रही है I2। अब बताओ पहले दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है कि नहीं है, पहले ये बात बताओ। हर एक चीज देखिए, वोल्टेज करंट सब कुछ देख के काम हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करना है, देख दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला नॉर्मल केवीएल इक्वेशन डेवलप करके, फिर कंडीशन लगा के। क्लियर है? यहां देख कितनी करंट चली भाई इधर से I1, इधर हमें करंट मान लेते हैं IX। कितनी करंट मान लेते हैं IX। यहां हमने मान ली छोटी सी करंट एक IX। अब एक बात बता, इधर से आ रही I1, इधर चली गई IX, तो इधर कितनी जाएगी I1 माइनस IX। डन होगी भाई बात, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देख इधर से कितनी करंट आ रही है बोल IX, इधर से कितनी आ रही है, तो नीचे कितनी जाएगी IX प्लस I2। तो इधर आ गया हमारे पास IX प्लस I2। भाई डन है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी करंट आ रही है इधर से I1 माइनस IX। डन। अच्छा इधर कितनी करंट जा रही है, इधर जिस टर्मिनल से इधर से कितनी निकली थी I2, तो रिटर्न में भी कितनी आएगी I2। तो अब बता इधर कितनी करंट जाएगी बच्चा। देख अगर यहां से अभी हमने 2 पोर्ट नेटवर्क किया ना, यहां देख ये नेटवर्क पड़ा था ना, ये देख दो टर्मिनल में अगर इधर से I1 जा रही है तो लौट के भी कितनी आएगी, इधर से जा रही है I2 तो इधर से भी कितनी आएगी I2। ये है ना, तो अगर 2 से निकल रही है I2 तो इधर से भी कितनी आएगी I2। अब बता नीचे कितनी करंट जाएगी, इधर से आ रही है I1 माइनस IX, इधर चली गई I2 तो नीचे कितनी गई I1 माइनस IX माइनस I2। डन। अब यहां देख, यहां पर आकर इधर से आ रही है I1 माइनस IX प्लस I2, इधर से आ रही है I1 माइनस IX माइनस, तो इधर कितनी जाएगी खाली खाली। और यही बात बोली थी, अगर I1 जा रही है तो इधर से लौट के भी कितनी आएगी I1। देख हो गया ना वेरीफाई। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत यार, ये बहुत छोटी बात है, ये खुद से करना है ना। तो एक बार दोबारा से I1, इधर हमने मान लिया IX, इधर हो गया I1 माइनस IX, इधर हो गया I2 प्लस IX, इधर I1 माइनस IX, इधर I2, इधर तो ये आ गया, इधर इधर जोड़ के इधर I1 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब बताओ मेरे पास हर एलिमेंट में करंट आ चुका है कि नहीं, करंट मिल गया ना मुझे, तो बस क्या लगाना है मुझे, खाली खाली KVL। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। और आप बताएंगे मुझे पहले करंट इस देख, पहले इस लूप में लगा रहे हैं, यहां क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा प्लस, यहां क्या आएगा। चलो इस वाले में KVL बताओ, पहले वाले में, इस वाले माइनस से प्लस, इसको लूप 1 लिख देते हैं, तो यहां लिख रहा हूं लूप 1। ठीक, बताओ भाई माइनस से प्लस, प्लस V1। डन। प्लस से माइनस, माइनस 1 इंटू IX। ठीक है, प्लस से माइनस, माइनस 3 IX प्लस I2 इक्वल टू कितना आ गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में। तो यहां से बता V1 4 IX प्लस 3 I2। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा होगा, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, कोई बात दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब लगाते हैं इस वाले में, देखो करंट ऐसे आ रही, यहां गया प्लस, यहां क्या आ गया माइनस, इसको लूप 2 दे देते हैं, लूप 2। चलो बताओ माइनस से प्लस, प्लस V2, माइनस से प्लस, प्लस 1 IX। डन। इधर कुछ नहीं है, प्लस से माइनस, माइनस 2 I1 माइनस IX इक्वल टू कितना हो गया ये 0। सॉल्व करो इसे, बताओ कितना आ रहा, V1 प्लस IX माइनस 2 I1 प्लस 2 IX इक्वल टू हो गया 0। तो यहां से V2 कितना आ गया 2 I1 माइनस 3 IX। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें लगाओ KVL, ये हो गया लूप 3। चलिए स्टार्ट करिए। करंट ऐसे है ना, तो प्लस और माइनस, बताओ प्लस से माइनस, यहां लिख देता हूं लूप 3। बताओ कितना आ रहा है -4। करंट कितनी है I1 माइनस IX माइनस I2। डन। इधर चलते हैं से प्लस, प्लस 3 IX प्लस I2 प्लस से माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहां से -4 I1 प्लस 4 IX प्लस 4 I2 प्लस 3 IX, कैलकुलेशन चेक करते रहना, इक्वल टू V2। तो यहां से V2 इक्वल टू आ गया, IX कितने हैं इसमें 1 2 7 IX प्लस 7 I2 माइनस 4 I1। ये आ रहा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3।
इक्वेशन चेक कर लेना पहले। इक्वेशन चेक करिए पहले, लगे हाथ। डन। अब नोट करिए पहले यहां से, पहले ये बनाइए। ये वाला नेटवर्क खुद से बनाना है भाई, कॉपी नहीं करना। पहले ये बनाओ, बस ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा क्वेश्चन में, इससे पहले वो बनाइए। और ये बनाओ, पहले लिखो, ये बनाओ और लिखो फाइंड जेड पैरामीटर। फाइंड जेड पैरामीटर। नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई बात नहीं, वैसे बना सकते हो आप, करेक्ट है। नहीं वन और ठीक है, चलो। इस वाले डायग्राम को प्लीज खुद से बनाने की कोशिश करिए, इस वाले डायग्राम, और थोड़ा सा एक्सपेंड करके, मतलब बड़ा बड़ा बना है, बढ़िया सा बना है, ताकि करंट वरंट अच्छे से दिखाई दे। यहां से देख लो, 2 पर प्लस है, यहाँ 2 डैश पे माइनस है। देखो 2 पर प्लस, 2 डैश पे माइनस। ये वाला I2, हाँ जा सकता है बच्चा। मैंने तो बस, वो तो बस ये बात होगी ना कि इधर से IX आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो हमने यही तो लगा दी ना, IX प्लस I2। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बस यहां से डिवाइड करके यहाँ KCL लगा लिया। देखो अगर आप इस ब्रांच में IX मत मानो, आप किसी और ब्रांच में मान लो, I2 से डिवाइड कर दो, IX ऊपर मान लो, तो इधर कितना निकल जाएगा, IX। आप I2 को 2 हिस्सों में बांट लो, I2 के 2 हिस्से कर लो, एक ऊपर और एक, तो I2 को एक करंट का नाम क्या दे दो आप, IX, तो नीचे कितना निकलेगा, I2 माइनस, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, मैंने I1 को डिवाइड कर लिया, अब I1 के 2 हिस्से हो गए, इधर निकल गया IX, तो इधर कितना निकल गया, I1 माइनस I। अब इस नोड पे मैंने बस KCL लगा लिया, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। इधर से करंट आ रही है IX, इधर से करंट आ रही है I2, तो नीचे कितना चला जाएगा। क्लियर है ना बात, आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत, आंसर सेम आना है। प्लीज ये इस वाले डायग्राम पे फोकस करना, बस इस वाले डायग्राम पे। ये खुद से बनाओ और सारी करंट की वैल्यू आप निकालकर वेरीफाई करोगे। पहले करंट से केवीएल तो लगा लोगे, केवीएल लगाने में दिक्कत नहीं है।
हर ब्रांच में करंट अच्छे से चेक कर लीजिए कौन से ब्रांच में करंट क्या है, और बस केवीएल लगाना, प्लस माइनस साइन आपको पता है, जहां से एंटर करती है वहां प्लस, जहां से लीव करती है वहां माइनस। पहले 3 इक्वेशन आराम से निकालिए, प्लीज अपने आप से करिए, है ना। केवीएल तो यार खुद से लगाना बच्चा ना, उसका भले मैच कर लो लेकिन पहले खुद से करिए। 3 लूप है आपके पास, ले देके तीनों में केवीएल लगाना है, बस केवीएल लगा के आंसर मैच करिए। तीनों इक्वेशन होंगे, और मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर का मतलब क्या होता है, V1 V2 निकालना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, I1 और, लेकिन यहाँ देख V1 है, I2 तो है, लेकिन क्या है, यहाँ देख V2 तो है लेकिन I1 तो है, लेकिन क्या है, यहाँ देख V2 है, I1 I2 है, लेकिन बीच में क्या फंसा हुआ है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मेरा मेन काम क्या, बस इन इक्वेशन से खेलना है। बस एक काम करो, पहली वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लो, Ix की। सुन, पहले आप नोट कर लो, चलो एक सुन लो, या तो एक बार सुन लो। 3 इक्वेशन बना ली ना हमने, तो बना ही नहीं रहे, खाली केवीएल लगाया बच्चा ना, कुछ भी नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा होगा ये, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, केवीएल, है ना। अब 4 सेमेस्टर 4 साल करके 200 असाइनमेंट करके अब ये कुछ बड़ा नहीं लगना चाहिए, है ना, बीटेक के बाद। तो हमारे पास 3 इक्वेशन, मुझे निकालना है जेड पैरामीटर, और जेड पैरामीटर मैंने आपको भी जब वहां लिखा था V1 V2 किसके टर्म्स में लिखना होता है, I1 और I2। V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। लेकिन यहां देखो V1 तो है और I2 भी है, लेकिन I1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, दिक्कत हो गई यहाँ पे। अब यहां देखो V2 है, I1 भी है, लेकिन फिर क्या है यहाँ पे, Ix होना क्या चाहिए था, I2, तो यहाँ पे नहीं बन रही बात। यहां देखो V2 है, I1 भी है, और लेकिन क्या एक्स्ट्रा है, Ix। तो मुझे बस कुल मिला के इस Ix को एलिमिनेट करना है इन इक्वेशन में से। उसके लिए क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लो, Ix की, तो वो बनेगी कौन सी इक्वेशन, 4th। तो पहले Ix की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। From equation first, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें यहां से Ix की वैल्यू मिल जाएगी, Ix इक्वल टू V1/4 माइनस 3/4 I2। ये बन रही है ना, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 यहां से, ठीक है। अब यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4, इससे तो निकाल ली वैल्यू, कौन सी दो इक्वेशन बच गई, सेकंड और थर्ड।
बस सेकंड इक्वेशन में एक बार ix की वैल्यू पुट कर दो और एक बार कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। तो बताओ वहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, v2 इक्वल टू 2y1 माइनस 3, ix की वैल्यू आ गई v1/4 माइनस 3/4 i2। यहां से कितना आ जाएगा, v2 इक्वल टू 2y1 माइनस 3/4 v1 प्लस 9/4 i2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब ये वाली इक्वेशन रब कर देते हैं, इससे काम नहीं है। अब फिर से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 हो गया ना, अब लिखते हैं 3 and 4। मतलब ये जो ix की वैल्यू निकाली थी, एक बार किस में पुट करनी है, सेकंड में, एक बार किस में पुट करनी है, थर्ड में। तो वहां पुट करते हैं। तो बताओ v2 इक्वल टू आ जाएगा 7 ix है ना, ix की वैल्यू कितनी है, v1/4 माइनस 3/4 i2 प्लस 7 i2 माइनस 4 i1। तो v2 इक्वल टू 7/4 v1 माइनस 21/4 i2 प्लस 7 i2 माइनस 4 i1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर यहां से ix एलिमिनेट होगा, करेक्ट बात है, फिर एक इक्वेशन वो बचेगी पहली वाली, उसमें भी तो ix आ रहा है। जो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें भी तो ix आ रहा था ना, तीनों में ix आ रहा है कि नहीं। आप दो से एलिमिनेट तो कर लोगे लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिला ना। अब v1 v2 एक इक्वेशन में आ जाएंगे, लेकिन v1 और v2 अलग अलग इक्वेशन में आने चाहिए। आप यही तो कह रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करोगे मल्टीप्लाई जो भी ऐड करोगे तो ये v1 और v2, हाँ एक इक्वेशन डायरेक्ट आ सकती है यहां से, ये बात सही कह रहे हैं। हाँ यहाँ नहीं यहाँ देखो, हाँ अगर यहां से ix निकाल के इसमें पुट कर दो बस, तो एक इक्वेशन तो डायरेक्ट बन जाएगी। हाँ उससे भी कर सकते हैं, करेक्ट है। वो तो मैं जो सोच रहा था मुझे ऐसा लगा तो मैंने बताया, इक्वेशन तो आपके हाथ में है ना। अब बस ix की वैल्यू किसमें पुट कर दो, यहां पर, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक इक्वेशन तो पूरी बन जाएगी डायरेक्ट। और उसी ix की वैल्यू कहां पुट कर देना, फर्स्ट वाले में, तो वहां कुछ आएगा। वैसे यहां देखो, यहां तक बन गया ना 5 और 6 तक। यहां देख, अगर मैं दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां तक दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो v2 से v2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो बस क्या बचेगा, v1 i1 और i2। यहां से इक्वेशन यहां से भी बन जाएगी, यहां के बाद से बस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, और नहीं तो वो वाला काम कर लो, यहां से ix की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व, एक इक्वेशन तो बन जाएगी। ये तो आपका काम है, मुझे नहीं कराना है सब। आपको बस मेथड बता दिया कि लैटिस वाले प्रॉब्लम पे अगर वैल्यूज अलग अलग हैं तो कैसे मूव करना है। 3 इक्वेशन है, तीनों में केवीएल लगाइए और v1 v2 के फॉर्म में लिखना है। अगर किसी ने इससे नहीं किया है तो अच्छी बात है, यहां तक कर लिया है तो बस 5 और 6 को देखो, यहाँ v2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, बस एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक इक्वेशन तुरंत तैयार हो जाएगी। v2 कितना आ रहा है आपका, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हाँ नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूं, हम सिमेट्रिकल नेटवर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैटिस में। लैटिस एक अलग से भी तो हो सकता है ना, जो सिमेट्रिकल नेटवर्क है हम उसको लैटिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताइए भाई, ये तो सॉल्व करो यार।
क्या आया है V1 और हाँ, तो वहां से V1 बताओ ना कितना आ रहा है। V1 को एक तरफ कर दो, तो एक तरफ कर दो, फिर बाकियों से मैच करते हैं। हाँ, V1 की वैल्यू आ रही है, दोबारा बोलो आप। I1 पहले बोलना, -12/5 I1 प्लस 1/5 I2। ठीक है, आ सकता है एक इक्वेशन। तो भैया एक बात बताओ, जब लड़की ने यहाँ V1 निकाल ही लिया है तो V2 तो आपको डायरेक्ट यहीं से मिल रहा है, तो यहां से V2 बताओ फटाक से। नहीं यार जल्दी, ये मैं करूंगा क्या, जल्दी बताओ रे। अब तू बता देते देर में ना। यहां से बस Ix निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दे Ix की, V2 की इक्वेशन आ जाएगी अगर। V1/4 कहां से आ रहा है? हाँ नहीं, मेरी बात सुनना, अगर मैं ये वाली Ix की वैल्यू पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में V1 और V2 दोनों आ जाएंगे ना। मैं कह रहा हूं सेकंड इक्वेशन, यहां तक ध्यान से देख, सेकंड इक्वेशन में V2 I1 और Ix है, इस वाली इक्वेशन में V2 Ix I2 I1 है। मुझे बस ये Ix की वैल्यू रिप्लेस करनी है I1 और V2 में। यहाँ पे Ix की वैल्यू V2 और I1 में दे रखी है ना, यहाँ पे रखूंगा, V2 को एक तरफ ले लूंगा, I1 इधर ले लूंगा, तो V2 की इक्वेशन I1 I2 में आ जाएगी कंप्लीट। यहां से Ix की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर, और यहां से V2 की इक्वेशन आ जाएगी। Ix की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? हाँ, मतलब Ix की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2/3 I1 माइनस V2/3। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, आगे दूसरी इक्वेशन भी। अगर आपकी पहली इक्वेशन सही है तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। 7 2/3 I1 माइनस V2/3 प्लस 7 I2 माइनस 4 I1। हाँ, 21/10 I2 1/5 I1 का ना, सही सॉल्व किया ना। तो बस देख, दो इक्वेशन बन गई, ये बन गया मैट्रिक्स हमारे पास Z। I1 -12/5 1/5 1/5 और 21/10। और अच्छा एक बात है भाई, इसका मतलब आंसर सही है एक तरीके से। यहां पे V1 वाली, वो तो V2 की वहां लिखी है ना। हाँ देख, अगर ये आंसर सही है, वैसे मेरे को सही लग रहा है बिना। हाँ कैसे, सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया था ना। 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू देख सिमेट्रिकल, यानी ये दो वैल्यू तो बराबर, लेकिन सारे के सारे रेजिस्टेंस दिए कितने कितने। इसका मतलब कैसा होना चाहिए था, रेसिप्रोकल। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल तो है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। तो हो सकता है सही है आंसर ये। इसके आगे होम लिख दीजिए और ये हमारा आंसर आ गया, डन। समझ गया ना लैटिस कैसे सॉल्व करना है अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो। लैटिस को ब्रिज के फॉर्म में बना लो और उसके बाद से 3 केवीएल लगा के बस वैल्यू को आदान प्रदान करके जो पूछा है उसमें लिख दीजिए। चलो एक चीज तो वेरीफाई हो गई यहां से। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दिए होते और मान के चल दो ऑप्शन में ये दोनों वैल्यू बराबर दी होती तो वो पहले एलिमिनेट हो जाती ना, कि भैया सिमेट्रिक का तो नहीं है तो ये दो वैल्यू तो बराबर नहीं होनी चाहिए। और जिस अगर एक क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू बराबर दी होती है, तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो, सॉल्व करने से बच जाते इतना सारा। यह है फायदा सिमेट्रिक और रेसिप्रोकल का। ना भी पूछा हो तो चेक करना है, ऐसी में एक डिपेंडेंट सोर्स लगा देंगे, खत्म, ना सिमेट्रिक रह जाएगा ना रेसिप्रोकल। चलो भाई इसको घर से करके लाना है ना, घर से ट्राई करेंगे। बाकी आंसर लिख दिया, आंसर नोट कर लें। कुछ हद तक सही है आंसर ये, क्योंकि हमारी बातें इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं था, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। सारे का सारा पैसिव नेटवर्क था तो रेसिप्रोकल होना था, तो देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो सही है आंसर। ठीक है, लिखिए इसके बाद। धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने वाला है, काफी हद तक हो गया। लिखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स।
इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, पहला लिखते हैं फ्रॉम, हाँ चल जाएगा, इतने में चल जाएगा। फ्रॉम टी पैरामीटर टू जेड पैरामीटर, पहला फ्रॉम टी पैरा टू, अरे पैरा पैराग्राफ वाला नहीं है, पैरामीटर वाला है ना, टू जेड पैरामीटर। तुम खतरनाक हो भाई। इसका हिंदी पता क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या दिया है और क्या निकालना है? टी दिया है और जेड निकालना है। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां देख, टी दिया है तो पहले टी लिख लेते हैं। टी के लिए बताओ इक्वेशन क्या होती है? फॉर टी नेटवर्क, सॉरी फॉर टी पैरामीटर, फॉर टी पैरामीटर क्या होती है इक्वेशन बताओ? V1 और I1 होती है ना इक्वेशन। तो बताओ, लिख मत रहे, यहां देख ले, एक बार में समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद अगला वाला खुद से कर लेना। चलो एक आपको दे देंगे करने के लिए, है ना, यहीं पर ही। पहले यहां देख ले, V1 A V2 माइनस B I2 C V2 माइनस D I2, ये है गिवन है, ये वैल्यू गिवन दे रखी है हमारे पास, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है? Z में। अब देख Z कैसा दिखता है? V1 और V2 दिखता है ना। यहां पे क्या लिखा रहता है? Z11 प्लस Z12 Z21 प्लस Z22 I2। मतलब मुझे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस जुगाड़ लो। अब यहां कन्वर्ट करना है, इसमें दे रखा है वो, क्लियर है? इन दोनों इक्वेशन को चेक कर, क्या कोई इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन इन दोनों में से डायरेक्ट बन रही है क्या? इन दोनों में से कोई इक्वेशन इन दोनों में से कोई डायरेक्टली बन रही है क्या, इधर उधर ले जाने से? सेकंड वाली यहां देख, I1 इक्वल टू सी V2 माइनस डी I2 दिखा है ना। यहां क्या लिखा हुआ है? देख, है V2 और क्या लिखा हुआ है I1, और यहां क्या लिखा हुआ है? देख, है I2। तो मतलब अगर ये देखें, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1 और इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2। तो यहां लिख रहे हैं, देख, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 रीअरेंज करो, क्या आएगा ये? सी V2 इक्वल टू I1 प्लस डी I2। तो यहां से V2 कितना आ गया? I1 बाई सी प्लस डी बाई सी I2। देखिए आ गया ना आराम से। और ये हमें एक इक्वेशन तो मिल गई, डायरेक्ट मिल गई ये वाली इक्वेशन। एक का काम हो गया हमारा, अभी लिखना नहीं बच्चा, लिखना नहीं। यहां देख, एक काम हो गया, अब बस एक इक्वेशन रह गई। उस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए? V1 चाहिए, I1 चाहिए और I2। यहां देख ध्यान से, V1 है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। I2 है, बस क्या नहीं है? यहां V2 लिखा है, लेकिन चाहिए क्या? I1, मतलब V2 को रिप्लेस करना है। तो अभी आपने V2 की वैल्यू निकाली ना यहाँ पे, बस ये वैल्यू यहां पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बस यहां लिख दो फ्रॉम 1 एंड 3। यहां देख, V1 इक्वल टू A, V2 की वैल्यू बोलो, C D बाई सी I2, सॉरी माइनस B I2। तो यहां से बताओ कितना आ गया V1 की वैल्यू? I1 एक ही है ना I1, तो A बाई सी I1 प्लस, हाँ AD बाई सी ना, C I2 माइनस B I2। तो यहां से V1 क्या लिख दूंगा मैं? I1 प्लस AD माइनस, एलसीएम ले लें, BC बाई सी I2। ये आ गया, ये आ गया मेरे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक है भाई, अब जेड पैरामीटर लिख सकता हूं कि नहीं? अब बताओ जेड पैरामीटर क्या होगा यहां से, है ना? पहले ये लिखते हैं ना, V1 लिखते हैं ना पहले V1। तो यहां कितना लिख दूंगा? A बाई सी। यहां कितना लिख दूंगा? AD माइनस BC बाई सी। यहां कितना लिख दूंगा? 1 बाई, और यहां कितना लिख दूंगा? D बाई सी। ये आ गया ना यहां पर। अब एक बात बता, ये कन्वर्ट कर दिया हमने किससे? टी पैरामीटर से किसमें कन्वर्ट कर दिया? जेड पैरामीटर। मतलब अगर हमें टी की वैल्यू पता है तो हम जेड निकाल सकते हैं। अब यहां ध्यान से देख, जेड पैरामीटर, ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूं, जेड पैरामीटर के सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन थी? Z11 इक्वल टू Z22। तो Z11 इक्वल टू Z22, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो A बाई सी किसके इक्वल आ गया? तो यहां से A इक्वल टू कितना आ गया?
डी। मतलब अगर टी पैरामीटर को सिमेट्रिक होना है तो ए इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, डी। तो ये होगी सिमेट्रिक कंडीशन किसके लिए, टी के लिए, टी पैरामीटर के लिए। और ये हमने डिराइव कहां से करी, जेड वाले से। जेड के केस में दोनों बराबर होने चाहिए ना सिमेट्रिक होने के लिए, दोनों को बराबर कर दो, सी से सी कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ गया, डी। तो अगर ए इक्वल टू डी है तो इसका मतलब नेटवर्क कैसा है, सिमेट्रिक। अब आ जाओ, रेसिप्रोसिटी की क्या कंडीशन थी, Z12 किसके बराबर होना चाहिए, Z21 के। तो रेसिप्रोसिटी में देखो AD माइनस BC डिवाइड बाई C इक्वल टू 1 बाई, अब AD माइनस BC डिटर्मिनेंट होता है पता ना आपको, मॉड वैल्यू कितनी किसके इक्वल आ गई है, 1। तो ये किसकी कंडीशन आ गई, रेसिप्रोसिटी की। समझ में आ गई बात। तो देख, याद कर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, Z और Y एक जैसे काम करते हैं। तो Z में सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी, Z11 इक्वल टू Z, तो Y में क्या हो जाएगी, Y11 इक्वल टू Y। अच्छा, Z में रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है, Z12 इक्वल टू Z21, तो उसमें क्या हो जाएगी, Y12 इक्वल टू Y। अब बच गई बात टी की, तो टी के लिए हमने पता कर लिया कि सिमेट्रिक होने के लिए इक्वल टू क्या होना चाहिए, और रेसिप्रोसिटी होने मॉड ऑफ टी कितना होना चाहिए। क्लियर है ना बात। अब प्रॉपर नोट करिए उसको यहां से। अब अगला देंगे वो खुद से करिएगा, जल्दी नोट करो पहले प्रॉपर अच्छे से। ये तो निकालना है हमें, यहां से नोट करके वहां तक नोट करिए पहले, और अगला खुद से करिए। देखो जेड मतलब इस टू पोर्ट नेटवर्क में आधा काम तो यही है कि एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के कहां डालनी है, इसमें प्लीज गलती नहीं करेंगे और इसको बहुत बड़ा नहीं मानेंगे। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है इसमें, एक इक्वेशन उठा के बस दूसरे में डालनी है बस। कर लिया। अब इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए,
अगर हो गया है तो, और ये खुद से करना है, h पैरामीटर टू y, h पैरामीटर टू y, बस आप लोग को बता देता हूं मैं, है ना, h पैरामीटर लिख के और y क्या होता है, बाकी काम आपको खुद करना है, बाकी का हाँ V1 और I2, H है ना, H का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब पहली इक्वेशन KVL, दूसरी इक्वेशन KCL। तो यहां देख हमें करना है H टू Y में कन्वर्ट करना, मतलब H गिवन है तो पहले गिवन वाला लिख लो, V1 और I2, तो ये क्या हो जाएगा H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। अब सुनो, ये तो हो गया गिवन, इसको लिख दो इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये गिवन है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना बच्चे, यहां दे y निकालना है ना, y कैसे लिखते हैं अपन, I1 I2, ये कितना लिखते हैं y11 V1 प्लस y12 y21 V1 प्लस y22 V2। अब ये मुझे निकालना है, अब ये 1 और 2 में ध्यान से देख, कोई जगह डायरेक्ट बन रहा है क्या, 1 और 2 में से किसी को रीअरेंज करके ये डायरेक्ट इनमें से कोई बन रहा है क्या, फर्स्ट बन रहा है क्या, कैसे देखते हैं, इसमें से I1 है, V1 भी है और V2 भी है, I1 है V1, हाँ देख बन रहा है, तो एक का काम तो तुरंत हो गया, पहले ये बताओ कितना आ रहा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से मुझे चाहिए I1, यहां से आ जाएगा H11 I1 इक्वल टू V1 माइनस H12 V2, यहां से I1 आ जाएगा V1 अपॉन H11 माइनस H12 अपॉन H11 V2। देखिए एक इक्वेशन आ गई फटाक से, नहीं इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं इसको। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ रुख करो, I2 चाहिए, I2 तो भाई है, मस्त चीज है, I1 नहीं चाहिए, V2 चाहिए, V2 है, बस I1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो यही I1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। H कहां पे, पिछले वाले क्वेश्चन का, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कर सकते हैं, ये मैं बस कन्वर्जन सिखा रहा हूँ आपको, एक आधा है ना कल के दिन का क्वेश्चन में कि Z दिया है और वो निकालना है ऐसे, दूसरे में कन्वर्जन, तो बस प्रोसेस बताओ, बाकी तो आपको मैंने बताया, जो देख जो चीज गिवन है, मान के चलिए वाली चीज गिवन है, ये गिवन है और मुझे ये निकालना है, मतलब क्या निकालना है, I11 क्या होगा, I1 डिवाइड बाई V1, जब V2 क्या हो, बस यहां से V2 की वैल्यू कितनी पुट कर इसमें 0, और क्या निकाल ले I1 बाई V1, देख I1 बाई V1 आ गया ना डायरेक्ट आंसर। ये तो मैं आपको बस प्रोसेस बता रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। मैं तो चाह रहा हूं ना मेंस लिखो आप, ईएस का फॉर्म भी भरो, 200 रुपए का, ये कितने रुपए का आता है ना, पहले तो सस्ता था 200 का, 100 का था, जो भी उसका फॉर्म भर के मेंस लिखो, मेंस लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली दे देते हैं वो क्वेश्चन एज इट इज, ये 15-15 नंबर के, वो जो बीच वाला बाइसेक्टर बताया था मैंने आपको, जिसमें वोल्टेज सोर्स था ऊपर, वो मैंने आपसे कहा था मेंस का क्वेश्चन है वो, लास्ट ईयर का, ये 1-2 साल पहले का, उसको प्रॉपर सॉल्व करना था, ऐसे सारी इक्वेशन लिख के जेड पैरामीटर या वाई ऐसा कुछ पूछा था पूरा, तो वो केवीएल इक्वेशन बना के प्रॉपर सॉल्व, 15 नंबर का क्वेश्चन। चलो भाई, ये फ्रॉम नहीं रहे है, जितनी क्वेश्चन सब लिख देगा 1 2 3, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 ना, तो यहां से I2 इक्वल टू H21 I1 की वैल्यू पुट करनी है बस, V1 डिवाइड बाई H11 H12 डिवाइड बाई H11 V2 प्लस H22 V2, तो यहां से I2 आ गया H21 अपॉन H11 V1 माइनस H12 H21 अपॉन H11 V2,
प्लस S22 V2। भैया यहां से I2 आ गया हमारे पास S21 अपॉन H11 V1, माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, माइनस H12 S21 V2 भी बाहर ले लेते हैं यार, नहीं प्लस से काम हो जाएगा हमारा, हाँ मॉड बन जाएगा ना, प्लस से काम हो जाएगा, मॉड H बन जाएगा अंदर। हाँ देखो प्लस लिखेंगे तो प्लस वाली चीज पहले लिख दे रहा हूं मैं, S22 H11 माइनस H12 S21 डिवाइड बाई H11, यहां पे आ गया V2, बस बन गया। I1 I2 दोनों इक्वेशन हो गई, ये आ गई, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब लिख दो y पैरामीटर, y पैरामीटर हो जाएगा I1 पहले लिखते हैं, हाँ 1/1 माइनस H12/H11, यहां से क्या बनेगा S21/H11 और यहां से बनेगा मॉड ऑफ H डिवाइड बाई H11, ये आ गया। अब यहां से फिर लिख दो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी, y में भी सेम चीज होती है ना, y11 किसके इक्वल होता है y22 के, तो दोनों के इक्वल करो, बताओ क्या कंडीशन आ रही है, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी, मॉड ऑफ H इक्वल टू कितना आ रहा होगा 1। अब कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी यहां सॉल्व करोगे तो H12 की वैल्यू माइनस H21 के बराबर आएगी, और H और G भाई भाई हैं, H और G जैसा रिलेशन H का फॉलो होगा वैसा ही किसका फॉलो होगा G का। यहां से y दे रखा है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, y के लिए बताओ सिमेट्रिसिटी कंडीशन क्या है, y के लिए y11 इक्वल टू y11 इक्वल टू y22, तो यहां से H11 कैंसिल, मॉड ऑफ H इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये H के लिए हो गया, और ये दोनों बराबर होंगे, H1 कैंसिल, H12 इक्वल टू माइनस H21 आ जाएगा, ये हो गया H के लिए। तो हमने यहाँ पांचों के लिए निकाल लिया, इन दोनों के लिए तो पहले से पता था Z और Y के लिए, T के लिए भी निकाल लिया, और जो H का होता है वही किसका होता है G का, तो सबका मिल गया ना। अब एक टेबल बना लेते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनेगा हर जगह, तो बस वो टेबल याद रहनी चाहिए, नहीं तो बाकी आपको प्रोसेस बता दिया है, 2-4 बार करेंगे ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। हाँ वही तो मेंस के लिए है, मेरा काम है ना पढ़ाना, कल के दिन पर नोट्स कम रह जाएंगे तो फिर बाहर से कुछ नहीं लेना, मतलब एग्जैक्टली है भी 2 पोर्ट नेटवर्क है ही है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जिस बच्चे का केवीएल केसीएल स्ट्रांग है ना, उसका 2 पोर्ट का नेटवर्क का सवाल और थोड़ा बहुत बेसिक चाहिए 2 पोर्ट का, अदरवाइज एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप इच्छा से मांगोगे कि 2 पोर्ट का क्वेश्चन आ जाए तो एकदम सही होना है, क्योंकि लगना ही क्या है केवीएल और केसीएल, कितने बड़े क्वेश्चन, और बीच में ये जो बाइसेक्शन थ्योरम, हाँ बस इसका कुछ कुछ थोड़ा बहुत पता हो बस। तो चलो इसकी खूबसूरत सी एक टेबल बनाते हैं ताकि एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी अलग बन जाए, है ना। चलो यहां देखो, यहां से यहां मैं लिख रहा हूं पैरामीटर, अब यार कुछ तो खुद से बता देना फटाफट, है ना। पैरामीटर हो गया, यहां पे लिख रहे हैं सिमेट्रिसिटी, और यहां क्या लिख रहे हैं रेसिप्रोसिटी, क्लियर है ना बात इतनी। चल भाई फर्स्ट हमारे पास Z है ना, Z के लिए सिमेट्रिक बता, तो याद हो गया होगा Z के लिए Z11 इक्वल टू Z22, और ये रेसिप्रोसिटी की क्या है 12 इक्वल टू Z21, ये तो याद हो गया ना धीरे धीरे, क्लियर है ना बात इतनी। रेसिप्रोसिटी कब वायलेट हो जाएगी, कब नहीं होगी रेसिप्रोकल, जब डिपेंडेंट सोर्स आता है, क्लियर है ना बात। एक भी डिपेंडेंट सोर्स आया तो नॉन रेसिप्रोकल, और पैसिव एलिमेंट है तो हमेशा क्या होना है रेसिप्रोकल। सिमेट्रिसिटी के लिए मिरर इमेज बनना चाहिए, बन गया तो बिल्कुल सही है, नहीं बना तो दिक्कत है, क्लियर है ना बात। अब आते हैं जैसा Z वैसा ही उसका भाई Y, भले इनवर्स है,
लेकिन प्रोसेस सेम फॉलो करते हैं। तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, y11 इक्वल टू y22 और ये आ गया y इक्वल टू y12। क्लियर है ना बात इतनी? ये हो गया z के लिए और ये किसके लिए हो गया, y के लिए। क्लियर है बात? अभी आपने t के लिए निकाला था तो t पहले लिख देते हैं, हमें क्या है उससे दिक्कत। याद करो t के लिए आया था a इक्वल टू d सिमेट्रिक के लिए, और इसके लिए आया था मॉड ऑफ t इक्वल टू कितना आना चाहिए, डन। अब आ जाओ, ठीक है। ये बीच में एक जो फॉलो नहीं कर रहा है इस प्रोसेस को। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट वाले के लिए, ध्यान से देखो h के लिए देखो सिमेट्रिसिटी के लिए आया होगा मॉड ऑफ h इक्वल टू कितना, और यहां ध्यान रखना है कि h12 इक्वल टू माइनस h21, माइनस आएगा भाई, माइनस नहीं है तो नहीं है वो। क्लियर है ना बात? अब यहां देखिए हो गया h के लिए, और जैसा h का वैसा ही किसका, g का। क्लियर है? अब बता g के लिए मॉड ऑफ g कितना होना चाहिए, 1, और g12 किसके लिए आएगा, माइनस g2। बस ये टेबल बन गई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इन दोनों का सेम रिलेशन है, एक भी याद दूसरा, इन दोनों का सेम रिलेशन है, बस बीच में एक ये है। बना लीजिए इसको अच्छे से। खैर आधा तो इसमें याद ही होगा, बस जिसमें है उसमें गलती मत करना, जो बचा हुआ पोर्शन है। चलिए, बहुत दिन से आप लोग उसमें हैं। कितनी वैल्यू पूछी है भाई इसमें, खाली एक S21 है ना, तो उसकी कंडीशन याद करो। कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला, इससे Z बना लो और Z के इससे क्या निकाल लो, H। नहीं तो आपको बताया था S21 की जो भी कंडीशन है डायरेक्टली किस पे अप्लाई कर लो, सर्किट पे, और उससे S21 निकालो। चलो ट्राई करो। R तीनों ही R है, R। ये नोट कर लिया होगा ना। अभी आपको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का थोड़ा प्रोसेस है, वो भी 2 दिन से वही चल रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप Z बता दो। Z तो बहुत देर से कर रहे हैं टी नेटवर्क का। दो तीन मेथड है, दोनों तीनों मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से। अभी आपके सामने कराते हैं, देखना समझ में आ जाएगा आपके तुरंत कि है कुछ नहीं। ऑप्शन R दिख रहा है? अरे नहीं, मतलब R का क्या है? कुछ नहीं, R है। V2 तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तभी वो। हाँ करो एक बार ट्राई तो करके देखो, आ जाएगा आंसर। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कर बच्चे, ट्राई तो कर एक बार। Z लिखा क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। ये कैसे कैंसिल कैसे हो गया? अच्छा, हाँ ठीक है। घोड़ा, ये दोनों शॉर्ट हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए। देख कितनी छोटी सी गलती कर रहा है, सब कुछ सही करते हुए। अब देखो बच्चा, आपके लिए बताते हैं ना, इसका Z बना सकता है ना। देख, हमें पहले ना आत्मा वाली बात माननी है, जो मुझे आसान लगता है, पहले वो काम किया कर। जैसे ही आपने टी नेटवर्क देखा तो दिमाग में झटके से क्या आ गया एकदम, क्या लिख सकता हूं मैं इसका, Z। आज सुबह से हम यही तो लिख रहे हैं ना, इन दोनों का सम, फिर ये और फिर इन दोनों का सम। तो आप चुपचाप जो आपको आता पहले वो काम कर लेते हैं। तो पहले हम इसमें Z निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बता Z पैरामीटर क्या होगा इसका, खुद से बता, जल्दी बता। करेक्ट है, R और यहाँ कितना है 2R, बिल्कुल करेक्ट बात है। देख सिमेट्रिकल भी है, दिख रहा है, और रेसिप्रोकल तो है ही, दोनों बातें चल रही हैं। अब इससे कुछ मत कर, इक्वेशन लिख ले खाली।
जेड की इक्वेशन तो पता है ना, क्या लिखते हैं अपन, V1 और V2, Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दे इसके, तो बता V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2R I1 प्लस R I2, R I1 प्लस 2R I2। ये हमारे पास आ गई गिवन इक्वेशन जो हमने उससे निकाल सकती थी। अब हमसे पूछा क्या है, H21, उसके लिए H जानना जरूरी है, तो H लिख ले, सरमाना नहीं है H लिख ले। बता H कैसे लिखते हैं, H के लिए क्या होता है, V1 और I2। देख पहली KVL दूसरी KCL, तो V1 बता क्या आएगा, H11 I1 प्लस H21 V2, ये आएगा ना। अब दूसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा है, H21, इसी से काम हो जाएगा ना। अब एक बात बता, अगर मुझे H21 निकालना है, अच्छा सॉरी, ओहो मैं भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं ना, आंसर यहां 1 2 और यहां क्या है, V2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, यही है ना। अब मुझे क्या निकालना है बता, तो बता H21 क्या है, V2 डिवाइड बाई, लेकिन कब, जब V2 कितना है, मुझे V2 की वैल्यू 0 रखनी है और किसका रेशियो ले लेना है, अच्छा यहां पर I2 होगा ना, तो यहां से मुझे निकालना है I2 बाई I1 जब V2 कितना है। देख मुझे I2 और I1 का रेशियो लेना है और बस V2 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है, ऑलरेडी इक्वेशन आपके पास है, इसमें पहले V2 की वैल्यू कितनी पुट कर दे, 0। देख यहां दिख रहा है ना, यहां 0 पुट कर दे बस, 0 इक्वल टू R I1 प्लस 2R I2, डन। देख I2 और I1 दिख रहे हैं कि नहीं यहां, और उसी का तो रेशियो लेना है मुझे, तो बता यहां से I2 कितना आ जाएगा, 2R I2 इक्वल टू माइनस R I1, डन। तो यहां से बता I2 बाई I1 कितना आ गया, माइनस R डिवाइड बाई 2R, कितना आ गया भाई यहां से, यही तो निकालना था बस, H21 है नहीं आसान, क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम क्या, जो सर्किट दे रखा है उसे आप जो निकाल सकते हो पहले वो निकाल लो, और उसके बाद जो पूछा उसे कंडीशन पुट कर दो। देखो कितना सिंपल है, डन। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड जो डायरेक्टली इसमें अप्लाई करके कर सकते हैं, लगाते हैं उसको भी। पहले आप इसको नोट कर लो, पहले प्रॉपर नोट कर ले भाई, फिर घर जाके नोट्स नहीं मिलते हैं, फिर ढूंढोगे कि कहां से क्या हो गया। ये तो हमें निकालना था, ये तो आपको हमेशा पता है, मैं जानबूझ कर लिख देता हूं ताकि गलती ना हो, बस ये था डायरेक्ट आंसर, फट नहीं एकदम। टाइम तो वैसे इसमें भी नहीं लगा होगा, खुद से करो तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। नहीं ये बनाने तक तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके बाद इक्वेशन बनानी नहीं है, बस इसकी जो कंडीशन है वो इन्हीं इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है बस। हाँ तो इसको इसीलिए बोल रहा हूं ना, इसको लिखना है। हो गया, ठीक है। तो यहां देख दूसरा क्वेश्चन देख, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड तरीका, सेकंड मेथड। देखो क्या निकालना था बता एक बार, H21 निकालना ना, तो H21 क्या आया था पहले ये बता दे मुझे, I2 बाई जब V2 कितना है 0। अब चल यहां देखते हैं, उस सर्किट में V2 को 0 करते हैं। यहां देखो सब लोग, यहां देखो एक बार प्लीज, ये दूसरा मेथड है, पर ये वाला मेथड तभी ऑप्ट करना जब एक लेवल पे चले जाना, अदरवाइज नहीं। ये पिछले वाले से आपका आंसर सही आएगा, मुझे 3 नंबर दिलाने हैं आपको, क्लियर है ना। बाकी आपकी वो है प्रैक्टिस, तो पिछले वाले से हमेशा आंसर आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी उससे, तुरंत तुरंत आंसर आएंगे फटाफट। लेकिन अब ये वाला तरीका होगा क्योंकि ये सिंपल सर्किट है, तो यहां तो आपको आसान भी लग सकता है। अभी इसमें 3-4 और ऐड कर दो ना सीरीज पैरेलल, तो वहां पर नहीं फंसना, जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब करना। यहां देख ये हमारे पास है R, अगला कौन सा है R, यहां भी क्या है R। तो देख पहले तो यहां चुपचाप लिख दो V1, और यहां कितना है I1, इधर कितना है I2, और यहां कितना है V2। ये है ना हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क, ये होता है ना। लेकिन मुझे निकालना क्या है,
उसके लिए V2 कितना करना है, तो देख V2 को 0 कर दे, पहले तो कर दिया V2 को 0। अब मुझे रेशियो किसका किसका लेना है, I2 और, तो देख ये रहा I1, ये क्या है I2। अब यहां ध्यान से देखना, करंट डिवीजन रूल, यहां देख, याद देख काम आ गया यहाँ पे, यहां देख बच्चे, इधर देख, ये है R1 और ये है R2, दोनों पैरेलल में लगे। देख यहां से टोटल करंट आ रही I, इधर कितनी करंट जा रही है I1 और इधर कितनी करंट जा रही है I2। अब मुझे करंट डिवीजन रूल लगाना है, ध्यान से देख, क्या ये वाली करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है ना। अगर मुझे I1 लिखना है, I1 तो देख क्या होता है, I1 लिखना है, टोटल करंट कितनी है I, तो I लिखो ब्रैकेट में, जिसमें करंट निकालनी है उसका रेजिस्टेंस नहीं लिखते, उसके पैरेलल वाला, तो कितना है, तो देख R2 डिवाइड बाई दोनों का सम R1 प्लस R2। क्लियर है बात इतनी। अच्छा एक बात बता, I2 लिखना है, I2 कैसे लिखेंगे, I2 पहले टोटल करंट कितनी है I, टोटल करंट कितनी है I। अब अगर मुझे I2 लिखना है तो इसका रेजिस्टेंस इसका पैरेलल वाला कितना है, तो ये देख R1 डिवाइड बाई दोनों का सम R1 प्लस R2। ध्यान रहेगी नहीं वाली बात, ये करंट डिवीजन वहां छूट गया था, अब तो ध्यान होगा। क्लियर है बात इतनी। अब देख इसका इस्तेमाल यहां करेंगे, यहां ध्यान से देख, आप मुझे ये बता दो टोटल करंट कौन सी है और डिवाइड वाली करंट कौन सी है, देख के। ये देख I आ रहा है, ये कितने हिस्सों में बढ़ सकती है, दो में, तो टोटल करंट का नाम क्या है I1, एक इसमें और एक इसमें। क्लियर है बात इतनी। यहां देख ये है टोटल करंट, इसके बाद ये दो क्या है पैरेलल पाथ, ये देख यहां पैरेलल पाथ है ना दोनों, ये दो पैरेलल पाथ, तो ये है टोटल करंट, कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, दो हिस्सों में। क्लियर है बात इतनी। अब ध्यान से देखना, अब एक बात बताओ, जब ये वाली करंट डिवाइड होगी तो दोनों की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी ना, देख दोनों की डायरेक्शन ऐसे, लेकिन यहां पर इसकी करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो बस क्या लगा देंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बता मुझे लिखना है I2, तो बता I2 क्या लिखूंगा, पहले तो माइनस साइन लगा रहा हूं मैं, ये तो समझ में आ गया। यहां देख बच्चा, ये करंट ऐसे आ रही थी, दो हिस्सों में डिवाइड होगी तो इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी ना, लेकिन ये जो करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक आनी चाहिए ऐसे और एक आनी चाहिए ऐसे, लेकिन ये वाली करंट कैसी है, अपोजिट, तो कैसे लिख दूंगा मैं, माइनस, ये तो लिख दिया मैंने। अब बता टोटल करंट कौन सी है, तो यहां लिख दिया मैंने I1, डन। अब जिस ब्रांच में निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं, उसके अपोजिट वाला कितना है R, तो यहां लिख दिया R डिवाइड बाई दोनों का सम R प्लस R, और मुझे I2 बाई I1 ही तो निकालना था, इसने लगाया थे करंट डिवीजन रूल। तो बता यहां से I2 बाई I1 कितना आ गया, माइनस R बाई 2R मतलब 1/2, देखिए यही तो आ रहा था आंसर। क्लियर है ना बात इतनी, समझ में आए। या तो पहले वाले करो, इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसको नोट कर ले, मेथड अच्छा है। पर इसके लिए वही दिमाग काम करना चाहिए कि किसके किसके बीच का रिलेशन चाहिए और क्या करना है। ये है करंट डिवीजन रूल, इसको अलग से लिख लेना भाई, ये यहां नहीं लिखना, इस क्वेश्चन में मत लिखना है। इसके बाद वो ये है करंट डिवीजन रूल CDR। अभी तो 5:20 हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, बस क्वेश्चन करके, नया नहीं पढ़ रहे। हाँ आज मैंने जो PDF बनाया उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो आज आपको भी 2 पोर्ट वाला भेज देता हूं मैं ग्रुप में, उसमें आप तब तक उतने करो। हाँ सॉल्यूशन भी उसी में ही है, सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं कि 1 का A 1 का भी है, सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी है। तो पहले आज आप 1-2 दिन में उसे करो, फिर तब तक 1-2 दिन में और क्वेश्चन भेज दूंगा, उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, तब तक उसे निपटाना फिर, और बाकी आपको जहां से मिले करते रहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन ज्यादा करिए बस, और कृपया करके एग्जाम में वो मत करिए कि ES के नहीं करेंगे या उसके नहीं करेंगे, जहां से जो क्वेश्चन मिले, जहां पे 2 पोर्ट नेटवर्क है उसे क्वेश्चन करेंगे बस, आसान हो टफ हो उससे मतलब नहीं है।
इसी क्वेश्चन में आप वो निकाल सकते थे ना, H12 भी H22 भी, ऐसे करके कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई करके निकाल सकते थे ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं। भूख लग गई। अब ये तो आपको भी करना है, ठीक है ना। सिंपल Z बना सकते हो ना आराम से, KVL तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद जो पूछा है वो निकालना है, ठीक है। तो पहला ध्यान से देख, अब ये खुद से बताना भाई आंसर है ना। हमारे पास बस 2 से 3 टॉपिक रह गए हैं इस यूनिट में, पूरा कंप्लीट हो गया है। 2-3 टॉपिक रह गए हैं बस। 1 2, ये इसका नाम है I2, यह है प्लस माइनस V1, और यह है I1, यह है I2, और यह है प्लस माइनस V2। पहले तो सर्किट देख के पता सिमेट्रिकल लग रहा है क्या ये कहीं से? नहीं लग रहा, बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहे। तो मतलब क्या बोलते हैं आपका, Z11 Z22 के बराबर नहीं होगा। रेसिप्रोकल है क्या ये? रेसिप्रोसिटी, डिपेंडेंट सोर्स आ गया ना इसमें, डिपेंडेंट सोर्स, तो ये रेसिप्रोकल भी नहीं है। क्लियर है। तो इसमें निकालना क्या है, फर्स्ट निकालना है आपको वाई फुल। हाँ बता, वाई पैरामीटर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ अच्छा सॉरी, ओहो सिंबल, हाँ नहीं अच्छा सवाल, सिंबल ध्यान रखना है ना, ये डिपेंडेंट का सिंबल है, ठीक है। देख पहला तो निकालना है वाई, दूसरा निकालना है ए समझता ना, कहां से आया ए क्या है रे है अभिषेक ना, टी पैरामीटर का ए, समझ गया ना। और तीसरा हमें निकालना है H12, चल ये 3 निकालना है। तो जो निकालना है उसको हटा के पहले अपनी दिल की बात सुनो, और दिल की बात ये कहती है कि इस पैरामीटर इससे कौन से नेटवर्क में पहला पैरामीटर कौन सा लिख सकता हूं, पहले तो ये बताओ। Z, सबसे पहले से क्या लिख सकते हैं, Z। क्यों भाई, और ये टी नेटवर्क है क्या, ये टी नेटवर्क है क्या, नहीं, कभी गलती से भी नहीं बोलना है। अगर टी नेटवर्क होता तो ये तीनों कैसे होने चाहिए थे, रेजिस्टेंस। अगर इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ गया, टी नेटवर्क नहीं। और पता है सवाल इंटरव्यू में कैसे पूछ लेते हैं, देंगे बोलेंगे टी नेटवर्क है क्या, तो जी है, दिख तो रहा है कम से कम टी जैसा, तो कहेंगे इसका पाई बना दो, इसको किस में कन्वर्ट कर दो। हाँ टी नेटवर्क बोल रहा हूं मैं, इसको टी नेटवर्क कंसीडर, टी पैरामीटर का होता ही कहां है। अच्छा ठीक है, ये हाँ ये कह रहा है टी नेटवर्क है क्या ये, हाँ है, लेकिन ये टी नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप हाँ बोलोगे ना, क्योंकि टी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो वो तुरंत क्या बोलेगा, अगला सवाल उसका क्या होगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, पाई में, और ये पाई में होगा कन्वर्ट नहीं। क्लियर है ना बात, क्योंकि वो जो हमने स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार सीखा हुआ है ना, वो किसके लिए है, पैसिव के लिए। आर हो, एल हो, सी हो तो चलेगा, अगर सोर्स आ गया तो उसके लिए चलेगा नहीं। तो ये टी नेटवर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अरे समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। यहां पर अगर रेजिस्टेंस होता तब ये टी नेटवर्क है, उसको हम पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर दिया, टी नेटवर्क नहीं है। चलो खैर, इधर केवीएल, इधर केवीएल, इधर से कितनी करंट आ रही है, इधर से इधर कितनी जाएगी, I1 प्लस, बस केवीएल लगाओ और बताओ कितना आ रहा है दोनों इक्वेशन, उसके बाद देखते हैं बाकी काम। तो नहीं हो सकता है, एक मिनट, किसको जीरो मान लो, नहीं नहीं वही मैं बताऊं, नहीं होगा, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो काम कब चलना है, नहीं होगा। इसलिए बोला मैंने, इस वजह से ये बात बोल दी कि ये टी नेटवर्क। चल भाई केवीएल लगा और जेड लिख, जेड आ जाएगा तो इन्वर्स करेगा तो क्या मिल जाएगा, वाई। पहले तो जेड निकालो यार, जल्दी निकालो, इतनी देर में तो निकल जाता है।
इसमें करंट जाएगी I1 प्लस I2 लगा लेते हैं, यहां जाएगा प्लस, यहां जाएगा माइनस। लूप 1 में लगाएंगे, लूप 1 में V1 माइनस I2 माइनस 1 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। V1 माइनस I2 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू हो गया I1 प्लस 2I2। देखो भैया एक इक्वेशन तो फटाक से नहीं बन गई। अब लूप 2 लिख लेते हैं। लूप 2 में हाँ V2 माइनस 2I2 माइनस 1 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो यहां से V2 आ जाएगा भाई I1 प्लस 3 आ रहा होगा शायद, है ना, 3I2। देखो यहां से Z मिल गया मुझे फटाक से, नहीं ये आ गया मेरे पास 1 2 1 3, ये आ रहा है ना। देखो ना तो सिमेट्रिक है ना रेसिप्रोकल है। देखो वेरीफाई होगी ना हमारी बातें। अब अगर मुझे Z पता है तो तुरंत क्या मिल सकता है भाई, Y इनवर्स ले लो बस। मॉड कितना आ रहा है भाई इसका, 1 आ रहा है, तो बस 1 3 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया। ओम इनवर्स लिख देना प्लीज, और यहां पर भी ओम। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये इनको इंटरचेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। इनवर्स तो जानते हैं ना यार। हाँ पूछ लो, अच्छा पूछ लो। हाँ कहाँ लिखा है सोर्स का रेजिस्टेंस बना है? नहीं बच्चा, ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये वोल्टेज सोर्स है। उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट के ऊपर। मतलब ये कौन सा सोर्स है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये जो I2 लिखा है ना, या करंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को। ये सिंबल किसका है, वोल्टेज का। तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये वही स्टार्टिंग क्लास मिसिंग है ना। देख चार प्रकार के सोर्स होते हैं डिपेंडेंट। यहाँ देख हमारे पास एक ये वोल्टेज सोर्स है ना, ये सिंबल वोल्टेज सोर्स का होता है, और ये भी किसका सिंबल है, वोल्टेज सोर्स का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख AV, और इसको लिख सकता हूं AI। क्लियर है तो वोल्टेज सोर्स, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब यह है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखिए है तो वोल्टेज सोर्स, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो यह है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब समझ में आई बात। सिमिलरली देख ऐसे दो करंट सोर्स भी होते हैं। ये देख करंट, एक करंट सोर्स है और ये दूसरा करंट सोर्स है, ठीक है। देख इसको लिख रहा हूं मैं CV और इसको लिख रहा हूं DI। तो पता है तो करंट सोर्स, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज। मतलब ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो देख वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, करंट सोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। ये करंट लिखा है ना इसके इक्वेशन में, तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहां पर देख है तो वोल्टेज सोर्स, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, करंट। ये वोल्टेज की वैल्यू है I2, करंट की नहीं है। हाँ I2 0 कर देंगे तो हाँ कोई बात नहीं, आ रहा होगा 1, मैं कहा मना कर रहा हूं। मेरे में तो बस आप बताओ आंसर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2। अब बताओ अगर मुझे A निकालना होगा, A क्या होता है, V1 बाई when I2 इक्वल टू 0। तो बस इस इक्वेशन में I2 पुट करो ना, यहाँ 0, यहाँ I2 0 पुट करो, यहां से I1 की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, I2 यहां भी 0 हो जाएगी, और बस आ गया V1 बाई V2। कितना आ रहा है बताओ, हाँ तो 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो A की वैल्यू यहां से 1 आ गई। कहीं डाउट है तो पूछ ले, हो गया ना क्लियर। पहले यहां तक नोट करो, अब Z और Y निकालो पहले। तो यह हो गया यहां तक। अब मुझे क्या निकालना बताओ, A ट्रांसमिशन पैरामीटर, उसको लिख लिया करो पहले, ट्रांसमिशन को लिख लिया करो। तो बताओ पहली इक्वेशन लिखो ट्रांसमिशन की, क्या थी, V1 इक्वल टू AV2 माइनस VI2, ये थी ना। यहां तक बच्चे, इधर लास्ट मुझे क्या निकालना है, A निकालना है ना। तो A क्या होगा बता, V1 डिवाइड बाई V2 व्हेन I2 इक्वल टू, बस ये दो इक्वेशन है आपके पास। I2 को यहां भी 0 रखो, I2 को यहां भी 0 रखो, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। यहां देख I2 को 0 रख पहली वाली इक्वेशन में, क्या बनेगा बता, I1। दूसरे में I2 को 0 रख, क्या बनेगा I1। दोनों का रेशियो ले ले बस, V1 बाई V2। कितना आ गया, हो गया आंसर, है नहीं है। अब सेकंड बता क्या बताना है, पहले नोट करो, इसको नोट करो। किसका H12, हाँ आ रहा होगा, अभी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, सब अलग अलग निकाल दो, चारों ऑप्शन टिक करेंगे, है ना।
अरे किसी एक का तो सही होगा, देख लेते हैं। H1 हाँ 2/3 2/3 चलो 2 का मैच करके आप हिम्मत आ गई होगी भाई। वो हो गया है ना, क्या नाम बताया था आपने? कृतिका। वो समझ में आ गया ना। अब देख अगला क्या निकालना है, उसके लिए एच की इक्वेशन लिखनी है। तो पहले एच की इक्वेशन बता क्या होती है, V1 और I2 लिखते हैं हम। तो पहले एच की इक्वेशन क्या है, H11 I1 प्लस H21, हाँ ये ही गलत हो जा रहा है बार बार, H12 V2। अब मुझे निकालना भी क्या है, तो दूसरी इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। बता यहां से H12 क्या आएगा, V1 डिवाइड बाई, लेकिन कब, जब I1 कितना हो 0। बस अब बता, खुद ही से बता, इस वाली इक्वेशन में I1 0 रख, बता क्या आ रहा है V1 की वैल्यू 2I2 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में I1 0 रख, बता क्या आ रहा है V2 की वैल्यू 3I2। भाई इसमें I1 0 रख देंगे, आ गया। अब मुझे क्या निकालना, V1 बाई, रेशियो ले लो बस, V1 बाई V2 कितना आ गया 2/3। देख हो गया आंसर। है नहीं आसान है ना, कर लेंगे ना इसको। देख किससे, अभी कर लेते हैं, पहले इनको नोट कर लें। अरे आप इसको कंसीडर नहीं कर रहे होगे I1 0 करने के बाद, हाँ इसको कंसीडर करोगे अभी आंसर आ जाएगा। अगर ये लगा हुआ I1 0 है, क्लियर है ना बात। और मुझे V1 और किसका रेशियो चाहिए, तो एक केवीएल इधर से लगाओ, एक केवीएल इधर से लगाओ, दोनों का रेशियो ले लो, आ गया आंसर। डन, क्लियर है बात। चलो इसका आंसर बता दो एक बार, फिर लास्ट क्वेश्चन, ये खुद से बताना है, एक आंसर बस लास्ट, क्योंकि अभी तुरंत बता सकते हो इसलिए बोल रहा हूं तुरंत। हो सके पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन दे रहा है, बस चेक करना चाह रहा हूं कंफर्टेबल हो गए कि नहीं। ये देखिए ये दे रखा है मैं यहाँ पर, क्लियर है। सेम क्वेश्चन है R R और R, ठीक है। मुझे G21 की वैल्यू बता दो बस। हाँ चलो इससे इक्वेशन लिख लो एक बार तुरंत। Z का पता है ना इक्वेशन क्या बनेगी, Z से इक्वेशन लिख के, चलो ठीक है देख लेते हैं। ये तो H का उल्टा कर दिया करे। अच्छा वो पहले इक्वेशन लिखी हुई है ना, ओके लिखो आप, पहले Z लिखो, जो लोग है पहले Z लिख दो फटाक से। नहीं इसका Z क्या होगा, वही किया था अभी, 2R R R और 2R, यही तो होगा। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 इक्वल टू 2R I1 प्लस R I2, और V2 इक्वल टू हो जाएगा R I1 प्लस 2R I2, और मुझे निकालना है G21। तो पहले G21 की इक्वेशन लिख लो, किसकी किसकी होती है G21 की, I1 और V2, G11 V1 प्लस G12 I2, G21 V1 प्लस G22 I2। सही लिखा है ना, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, खाली खाली G21। तो बताओ G21 क्या है, पहले तो V2 बाई वेन I2 इक्वल टू, दो इक्वेशन है, I2 की वैल्यू 0 रख दिया I2 की वैल्यू 0, तो बताओ V2 बाई V1 कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है आंसर। नहीं V2 बाई V1, यहां देखो यहां तक आ गया ना। I2 की वैल्यू कितनी है, बस इसमें I2 की वैल्यू 0 पुट कर, बता क्या आ रहा है इक्वेशन, V1 की वैल्यू आप बताओ कितना आ रहा है। इसमें I2 की वैल्यू 0 पुट कर कितना आएगा, V1 इक्वल टू, हाँ 2R I1। अब इसमें I2 की वैल्यू 0 पुट कर, R I1 है ना। और मुझे निकालना क्या है, V2 बाई, एक V2 बाई V1 कर दे बस, V2 बाई V1, हाँ तो R डिवाइड बाई 2R I1, हाँ हाफ आ रहा है। हाँ करेक्ट है, हाँ
चलो हाँ उससे बता देते हैं। नहीं 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 मैं बता, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, उसी बहाने वो जो है ना डायरेक्ट कंडीशन इसमें अप्लाई कर दो। देख उससे बता देते हैं एक बार, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें आप, मुझे निकालना है G21 यानी V2 बाई V1, लेकिन I2 क्या है, यहां देख ये है प्लस माइनस V2, इधर है हमारे पास I2, और ये है प्लस माइनस V1, और इधर क्या हमारे पास। अब I2 कितना है भाई, तो बता इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप होगा क्या, I इंटू आर कितना हो जाएगा, 0, मतलब इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे 0। तो ये जो V2 वोल्टेज है कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये आ गया प्लस माइनस V2। अब ध्यान से देख, अगर ये नहीं है, इसमें करंट नहीं है, तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, और सीरीज में कौन सा डिवीजन लगता है, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन। टोटल वोल्टेज कितना है, और एक रेजिस्टेंस से अक्रॉस निकालना है, तो बता V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वोल्टेज V1 इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो देख V2 इक्वल टू V2 बाई V1 कितना आ गया, ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, इसको नोट कर ले, ये सेकंड मेथड, इसको नोट कर ले भाई। हाँ देखिए, हाँ नहीं ठीक है, देखना पहले हमें ये फाइंड आउट करना है G21 क्या है, वो दैट इज V2 बाई V1 व्हेन I2 इक्वल टू, अब I2 अगर 0 है तो इसमें ड्रॉप कितना हो जाएगा 0, तो जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां आ गया। अब ये देख सर्किट ऐसा बन गया, यहां देख R और इधर कितना हो गया R, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है मेरे पास V1, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है V2। तो बताओ करंट डिवीजन, सॉरी वोल्टेज डिवीजन रूल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्लियर है ना। देखें यहां पर ऐसे, ये मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, ये है R1, ये क्या है R2, और टोटल वोल्टेज है हमारे पास V, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VR1, इसके अक्रॉस का वोल्टेज VR2, है ना। तो बता VR1 क्या बताया था आपको, टोटल वोल्टेज हाउ मच V, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये बताया था ना। अब यहां ध्यान से देख, टोटल वोल्टेज कितना है V1, मुझे निकालना कौन सा वोल्टेज है V2, तो देख V2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज है हाउ मच V1 इंटू कितना रेजिस्टेंस है इसका R डिवाइड बाई दोनों का सम, तो यहां से V2 बाई V1 हाउ मच 1/2। देख आ गया ना, कंडीशन को डायरेक्ट किस पे अप्लाई कर दो, सर्किट पे। बस इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ये सेकंड मेथड नोट कर लेना भाई, है ना, ताकि ये काम हो जाए बढ़िया। नोट कर लिया क्या, मैं तो अभी हटाऊं।